स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार महिंद्रास के प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका एजुकेटर मिंटो नवाज सर आप सबका वार्म वेलकम करता हूं आज के इस प्रीमियम शो में, जिसका टैगलाइन है ना कल की ना बात की, खबर आज की, जिसमें हम लोग करंट अफेयर से ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देखते हैं, जिसमें आज की खबर आपको आज ही मिल जाती है। अगर पहली बार आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज आपसे कहीं छूट ना जाए। देख लेते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपके करंट अफेयर के प्रिपरेशन में और आगे आपको बढ़ा सकते हैं और आपके करंट अफेयर की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रमुख समाचार, प्रमुख खबरें। पहली समाचार है हमारी स्वामित्व योजना से संबंधित। पीएम मोदी ने बांटे 65 लाख संपत्ति कार्ड, यानी 65 लाख संपत्ति कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। क्या आप जानते हैं स्वामित्व योजना क्या है और इसे कब स्टार्ट किया गया था? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, जिसके लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने इस स्वामित्व योजना को स्टार्ट किया था, जिसके तहत ड्रोन के माध्यम से सभी भूखंडों का सर्वे किया जाता है और उसके तहत जितने भी गांव इस भारत के सभी जिलों में अवस्थित हैं उन सबका एक डाटा तैयार किया जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत लगभग 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। अगर बात करें स्वामित्व योजना की तो मेरा संपत्ति मेरा हक के टैगलाइन से इसे 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रारंभ किया गया था। यहां एक और फैक्ट आपको मिल जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल 2020 में इसे स्टार्ट किया गया है, क्योंकि उसी दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल तरीके से तैयार करना और भूमि विवादों को कम करना, ताकि लोगों को सच में संपत्ति का अधिकार सही मायनों में उन तक पहुंच सके और उसका रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल हो, जिससे कई तरह के जो विवाद उपजते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केसेस की फाइल बढ़ती चली जाती है, इस बढ़ती हुई फाइल को भी रोकने में यह योजना सक्षम हो पाएगी। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारी पार्लियामेंट्री बजट सेशन, जो 31 जनवरी से लेकर 4 अप्रैल तक चलेगी। इसकी आज सूचना लोकसभा सचिवालय से जारी कर दी गई है। क्या आप जानते हैं भारत में 3 प्रकार के पार्लियामेंट्री सेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेशन जो होता है वह बजट सेशन होता है, जिसमें वित्त मंत्री राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में सबसे पहले और उसके बाद राज्यसभा में अपना वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करते हैं। क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को यूज करता है, ना कि बजट का। चूंकि हम ब्रिटिश कॉलोनी थे और वहां पे बजट वर्ड यूज होता आया था, इसलिए हम भी आज तक उसका बजट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन जब भारत का संविधान बना तब उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को जोड़ा गया था। तो इसमें भविष्य की योजनाओं पर बात की जाती है और नए टैक्स रिजिम वगैरह में अगर कुछ रिफॉर्म करना होता है तो उस पर बात की जाती है। आपको बताते चलें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक 2 भागों में होगा, जिसमें सबसे पहले 31 जनवरी को आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाता है और फिर 1 फरवरी को वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मिलने के बाद लोकसभा और राज्यसभा में बजट भाषण को पढ़ते हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण इस बार 8वीं बार बजट पेश करने वाली हैं, जो कि भारत की पूर्ण रूप से वित्त मंत्रालय संभालने वाली पहली महिला है। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक से होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी और इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस बार आयकर के स्लैब में परिवर्तन होने की व्यापक संभावना जताई जा रही है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर है भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित। आरबीआई ने विदेशी बैंकों को भारतीय रुपए में खाते खोलने की अनुमति दे दी है। क्या इसके लाभ हो सकते हैं? आखिर ऐसा आरबीआई ने क्यों किया, इसके बारे में अगर समझें तो इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में रुपए के उपयोग को बढ़ावा देना है और इस कदम से सीमा पार लेन देन आसान हो जाएगा
और मुद्रा रूपांतरण लागत में कमी आएगी तथा भारतीय निर्यातकों को इससे मदद मिल सकती है। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अनिवासी अब अपने INR यानी इंडियन नॉन रेजिडेंशियल खातों में शेष राशि का उपयोग जो अन्य निवासी होते हैं उनके साथ लेन देन करने में और निपटारा करने में कर सकते हैं। तो इस तरह भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए RBI के माध्यम से यह कदम उठाया गया है। पहले ही आप वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो अकाउंट को जान चुके हैं, उसी प्रकार से अब INR अकाउंट में भी इस तरह का परिवर्तन किया जा रहा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है इसरो से संबंधित। इसरो द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार काली आंखों वाली मटर का अंकुरण किया गया है और इसरो ने इस सफलता के लिए कई सारी योजनाएं बनाई थी और कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली इसमें सफलता हासिल कर ली गई है। कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटर प्लांट स्टडीज, जिसको क्रॉप्स नाम दिया जाता है, या ब्लैक आईडी लोबिया जिसको कहते हैं, उसके बीजों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में अंकुरित किया गया है। इस तरह भारत भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट के माध्यम से अपनी नई योजनाओं को सफल बना सकता है। जिस प्रकार से हम 2035 में अपना नया अंतरिक्ष स्टेशन एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं, वहीं कई सारे ऐसे फसलों को अंतरिक्ष में उगाकर जब अंतरिक्ष यात्री वहां पर रहने जाएंगे, भारत के वैज्ञानिक रहने जाएंगे, तो उनके लिए यह काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है BCCI के नए लोकपाल बनाए गए हैं पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा। अरुण मिश्रा जी को BCCI का नया लोकपाल बनाया गया है और इस उपलक्ष्य में कहा जा रहा है कि BCCI का यह लोकपाल का पद अपने आप में एक बड़ा पद है जो एक आचार अधिकारी के रूप में काम करता है। भारतीय क्रिकेट में जो भी नैतिक मुद्दे होंगे और उससे संबंधित जो विवाद होंगे उसको सुलझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस पद को सुशोभित कर रहे हैं न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी। और इस तरह क्रिकेट के क्षेत्र में कोई भी अगर कोई नैतिक मुद्दा आता है या फिर उससे रिलेटेड विवाद आते हैं तो BCCI का यह नैतिक परिषद उसको देखता है और उससे संबंधित फैसले सुनाता है। तो अपॉइंटमेंट वाला पोर्शन अक्सर आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहा है और वहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिए। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है हमारी महादेव गोविंद रानाडे के बारे में। आज महादेव गोविंद रानाडे जी का जयंती है। 18 जनवरी 1842 को इनका जन्म हुआ था, जबकि 16 जनवरी 1901 में इनका देवसान हुआ था। यह फाउंडिंग मेंबरों में रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, लेकिन इसके साथ ही प्रार्थना समाज 1867, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 और पूना सार्वजनिक सभा, जो कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म में एक बड़ा योगदान रहा है इन संगठनों का, जिसमें पूना सार्वजनिक सभा का विशेष रूप से योगदान माना जाता है। 1870 में इसकी स्थापना की गई और कई सारे महिला विश्वविद्यालय, महिलाओं से संबंधित जो शिक्षा है उसमें इन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहा है और सामाजिक सुधार आंदोलन में महादेव गोविंद रानाडे जी का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। वे एक समाज सुधारक थे तथा महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने के लिए प्रमुख रूप से उन्हें जाना जाता है। 1885 में भारत में सबसे पुराना लड़कियों के लिए हाई स्कूल खोलने का श्रेय इन्हीं को जाता है, जिसे महाराष्ट्र गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदा की थी। तो महादेव गोविंद रानाडे से संबंधित इतने सारे जो फैक्ट आपको मिले उसे जरूर तैयार कर लें। आपका मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में अक्सर महादेव गोविंद रानाडे जी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज IMF से संबंधित है। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है, जिसको एस्टैब्लिश किया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। एक तरफ बनाया गया था वर्ल्ड बैंक और दूसरी तरफ IMF, ताकि दुनिया को फिर से रीस्ट्रक्चर्ड किया जा सके। और यह लगातार हर वर्ष इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। एक रिपोर्ट है जो पूरी दुनिया के इकोनॉमिक एक्टिविटी पर नजर रखती है और उससे संबंधित सिफारिशें करती है या फिर अपने आंकड़े प्रस्तुत करती है। इसका कहना है कि 2025-26 में भारत की आर्थिक मजबूती होगी और साथ ही साथ विकास दर को इसने 6.5% रहने का अनुमान जताया है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 में मजबूत रहेगी और इसका आर्थिक विकास का दर 6.5% पर बना रहेगा।
इस तरह IMF से रिलेटेड जितने भी न्यूज आते हैं आपको उससे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित पोर्शन भी आपको पढ़ना होता है और उसे भी तैयार करना होता है। अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज हमारी खेल से संबंधित है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आयोजित होने वाली है। ऐसे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीम इंडिया का ऐलान कर चुके हैं, जिसमें कप्तान के रूप में रोहित शर्मा, शुभमन गिल उप कप्तान तथा विराट कोहली के साथ साथ हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी को वापस से टीम में शामिल किया गया है। इस तरह भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तैयार है। देखते हैं सफलता कहां तक प्राप्त होती है। तो ये थे हमारे आज के प्रमुख न्यूज, जिसमें हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स पर, कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर फोकस किया और उससे रिलेटेड जितने भी अदर पॉइंट्स हो सकते हैं उस पर डिस्कशन किया। उम्मीद है इस सेशन को न सिर्फ आप देख रहे हैं बल्कि और भी स्टूडेंट तक इसे शेयर करके पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते रहिए। इस तरह की खबर पाने के लिए जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यूज में। देखते रहिए न कल की न बात की खबर आज की। जय हिंद।